युवा टीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं सलेस एक बार फिर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम हेल्थ इज वेल्थ है और हम आपको डिब्रूगढ़ शहर के जाने माने चिकित्सकों के साथ साथ जब भी कोई डिब्रूगढ़ में कोई स्पेशलिस्ट या बाहर के डॉक्टर्स आते हैं उनसे हम लोग रूबरू करते हैं। वो जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट लेते हैं उनसे हम उनकी उस बीमारियों के ऊपर उनसे बात करते हैं और उसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी की कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे चिकित्सक जो कि विदेशों में यूके में 14 साल अपने प्रैक्टिस करने के बाद पुनः वापस भारत आए हैं और भारत में कोलकाता में अपोलो हॉस्पिटल से जुड़कर ये अपनी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में प्रदान कर रहे हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। ये है डॉक्टर अंजन सियोटिया जो कि कलकत्ता में रहते हैं और कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल से ये जड़ित हैं। साथ ही साथ ये हैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके इस आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ हैं और कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट डिजीज के साथ इसका बहुत बड़ा एक संबंध रखता है। तो सबसे पहले हम इस हार्ट डिजीज के बारे में आप बताइए, ये कैसे होती है, क्यों होती है और इसके क्या क्या निवारण है। हार्ट की जो कॉमनेस्ट बीमारी, जो हार्ट अटैक सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है और उसके कारण दुनिया में बहुत लोग हर साल उनकी मौत होती है। तो उसके कई कारण हैं। कुछ कारण हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि एज। जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि मेल्स आर मोर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज़। आदमियों में ज़्यादा होती है कंपेयर टू लेडीज़। और कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल अगर होते हैं तो सिर्फ लोगों के होते हैं, महिलाओं के नहीं होते। ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। भी इसके क्या पता यही कारण हो कि आदमियों के ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी भी आदमी के अगर माँ बाप को या भाई बहन को अगर हार्ट की बीमारी हो, हार्ट अटैक हुआ हो, तो उसकी भी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन ये सब जो रिस्क फैक्टर्स है, इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप पैदा हुए हैं इन रिस्क फैक्टर्स को लेके, अपने आपके जो जीन्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, वो है मॉडिफाइबल, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिनको चेंज करके हम अपनी हार्ट अटैक की रिस्क को कम कर सकते हैं। तो उसमें जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग, उसके बाद है डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेसफुल लाइफ, ओबेसिटी यानी मोटापा। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के या हार्ट डिजीज़ होने के। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि जैसे कि हेरिडिटी, मतलब जी अगर परिवार में पहले अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो इसकी क्या संभावना बढ़ जाती है क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके किसी भी इंसान के, अगर माता पिता में किसी को भी अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी रिस्क एक दूसरे इंसान की अपेक्षा ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अच्छा, हार्ट अटैक होने की रिस्क। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताइए कि जैसे कि ये आपने कहा कि परिवार में रहती है, इसमें जैसे एक उम्र का ताल्लुक भी रहता है क्या? क्या ये हार्ट अटैक की जो बीमारी है जनरली बड़ों में ही होती है, लेकिन आजकल हम लोग बहुत कम उम्र के लोगों को भी ऐसा सुनने में आ गया कि वो तो हार्ट फेल हो गया या उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये क्या एक उम्र का भी इसमें? उम्र का डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि एज एक रिस्क फैक्टर है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कम उम्र में हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। अच्छा। रिस्क कम है लेकिन हो सकता है, स्पेशली अगर आपके और रिस्क फैक्टर्स हैं। मान लीजिए अगर किसी यंग आदमी को डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करता है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने की रिस्क कम उम्र में भी काफ़ी रहती है। इनफैक्ट हम लोग आजकल देखते हैं कि 30s की एज ग्रुप में बहुत पेशेंट्स आते हैं हार्ट अटैक लेके हमारे पास, जिनका हम इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा, माने ये ड्यू टू स्मोकिंग, लाइफस्टाइल के लिए अ लॉट इज़ ड्यू टू लाइफस्टाइल। उसके अलावा ये भी देखा जाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें तो विदेशों में यूजुअली हार्ट की प्रॉब्लम जिस एज में 40-45 के बाद चालू होती है। अच्छा। और हम लोग बोलते हैं, विदेशों में ही लोग बोलते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब बीमारियां, हार्ट की बीमारियां कंपेयर टू यूरोपियंस 10 साल जल्दी शुरू हो जाती हैं हमारे देश में। मेनली टू डू विथ लाइफस्टाइल इश्यूज, मेनली टू डू विथ कि हमारी डाइट काफ़ी
तेल घी हम लोग ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, स्ट्रेस है लाइफ में इतना, तो इन सब कारणों के कारण डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन कारणों की वजह से हार्ट अटैक इंडियन पॉपुलेशन में कंपेयर टू फॉरेनर्स 10 साल जल्दी देखा जाता है। 10 साल जल्दी ऑन एन एवरेज। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जैसे कॉमनली यूज़ होता है कि आदमी लोगों का ये फर्स्ट अटैक आया, ये सेकेंड अटैक है, या ये थर्ड अटैक है। थर्ड अटैक के बाद आदमी का बोलता है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है, कॉमन लैंग्वेज है। फर्स्ट अटैम्प्ट था, वही बच गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि इसके बारे में जो लोगों की धारणा है, या ये क्या है, ये सही है या क्या कहेंगे आप इसको? हर हार्ट अटैक की एक रिस्क होती है। किसी भी आदमी को जब एक हार्ट अटैक होता है, हाँ। तो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है कि हार्ट अटैक होने के बाद करीब 1/3 लोग यानी 30-35% लोग तुरंत मर जाते हैं उसी टाइम पे। वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकते। कितना माने एक ये समय रहता है, जैसे किसी को अटैक आया तो एक टाइम जो रहती है वो, माने आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, वही मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि विदेशों में भी जब हार्ट अटैक आता है तो घंटे भर के अंदर 30% 35% लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। वो कभी अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा। एक बार आप अस्पताल पहुंच जाएं तो आपकी रिस्क अच्छे ट्रीटमेंट से बहुत कम हो जाती है, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रिस्क इज़ लेस देन 10%। रिस्क ऑफ डेथ 5-7%, अगर सही ट्रीटमेंट मिले, उसकी तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाए तो रिस्क 10% होती है। जो आपने पूछा कि कितने घंटे के भीतर वो इलाज मिलना चाहिए, तो वो है 12 घंटे। 12 घंटे के भीतर अगर आदमी हार्ट अटैक होने के 12 घंटे के भीतर अगर अस्पताल पहुंच जाए और उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाए 12 घंटे के भीतर, तो उसकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। अच्छा, आपने तो ये फैक्टर्स बताए हमें कि हार्ट डिजीज, लेकिन सिम्टम क्या है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है? हार्ट अटैक होने के सिम्टम है, सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन। अच्छा। सो हम लोग जो टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन है, सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन, माने छाती के बीच में दर्द होता है, और बोला जाता है कि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे वर्स्ट पेन ऑफ द लाइफ जिसको बोलते हैं, सबसे ख़राब दर्द होता है वो। तो छाती में दर्द, सेंट्रल चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा अगर मैसिव हार्ट अटैक होता है तो और भी एडिशनल सिम्टम्स होते हैं, लाइक उल्टियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़ोर से पसीना आता है, सांस फूल जाती है, आदमी बहुत कमज़ोर वीक फील करता है, जैसे कि शरीर में ताकत ही नहीं है। तो ये तो होते हैं कि टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ चेस्ट पेन, लेकिन हर व्यक्ति अलग है। तो सारे के सारे पेशेंट्स को ये सारे के सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा। बहुत पेशेंट होते हैं उनको जस्ट हल्का फुल्का चेस्ट पेन होता है। बहुत लोग होता है उनको लगता है कि हमारे पेट में जैसे गैस बन रही है और बहुत गैस हो रहा है, चेस्ट पेन वो फील ही नहीं करते हैं। स्पेशली जो डायबिटीज़ जिनको होता है, वो बहुत बार देखा जाता है कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में उनको पता नहीं चलता है कि ये हार्ट अटैक हो गया उनको। जो डायबिटीज़ के जो स्पेशली डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है ये। अच्छा। कि उनको बिना दर्द के हार्ट अटैक होने की रिस्क होती है। तो उनको जैसे अचानक से सांस फूल जाती है, या अचानक से उनको लगता है कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, इस ढंग के सिम्टम्स उनको हो जाते हैं। तो इस ढंग के अगर सिम्टम्स हो किसी को भी, तो फिर तुरंत किसी भी अच्छे अस्पताल में जाके एक बार चेकअप कराना चाहिए, ECG कराना चाहिए। तो ये तो हुए हार्ट अटैक के सिम्टम्स। उसके अलावा हार्ट डिजीज़ के, माने अगर हार्ट की जो आर्टरीज होती है वो अगर नैरो हो जाए तो भी आदमी को सिम्टम्स हो सकते हैं उसके कारण। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। अच्छा। तो एंजाइना के सिम्टम होते हैं, आदमी जब भी चलता फिरता है तो चलने से छाती में दर्द होता है, और फिर वो बैठ जाता है, रुक जाता है, तो धीरे धीरे 2-3 मिनट में वो दर्द ठीक हो जाता है। तो इसको एंजाइना बोलते हैं। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो अक्यूटली एकदम इमरजेंसी सिम्टम्स हैं, और बाकी भी हार्ट अटैक के जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको एंजाइना होता है, जिनके हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको छाती में दर्द हो सकता है चलने फिरने से। तो ये सिम्टम्स ऑलवेज एक्सर्शन से रिलेटेड होते हैं, माने चलने से सिम्टम्स आते हैं, रेस्ट करने से सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे सिम्टम्स हों, एक्सर्शन से रिलेटेड सिम्टम, आइदर छाती में दर्द या ब्रेथलेसनेस, तो ये हार्ट की बीमारियों के लक्षण हैं। और जो सिम्टम्स हार्ट की बीमारियों में हो सकते हैं वो है पैल्पिटेशन, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाती है अचानक। अच्छा। या फिर चक्कर आना, अचानक से बैठे बैठे या चलते चलते माथा घूमने लगता है, या आदमी बेहोश भी हो सकता है। अच्छा। तो ये अगेन एक हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स हैं। अच्छा। तो ये कॉमन सिम्टम्स अगर बोलें तो चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द, ब्रेथलेसनेस यानी सांस की तकलीफ, पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन, और डिजीनेस और ब्लैकआउट यानी चक्कर आना या बेहोश हो जाना। तो ये कॉमन सिम्टम्स है हार्ट की बीमारी। एक चीज़ हमें बताइए कि ये आपने बताए हार्ट की बीमारी के सिम्टम, इनको अब आदमी अपनी इस भागती ज़िंदगी में, इस रेगुलर लाइफ में, इसको कैसे रोक सकता है कि ये जो बीमारियां हैं वो कम हो लोगों में? और एक चीज़ ऐसा भी देखने की है कि आजकल जैसे कॉमन होता है कि लोग सोते हैं और सोते सोते ही आदमी सुनता है कि वो
उनकी डेथ हो गई है या उसको पता ही नहीं चलता घर वालों लोगों की कब डेथ हुई, रात को सोए, तो ये भी एक, ये किस फैक्टर्स पे आप बताते हैं? ये वही बात है कि हार्ट अटैक तो देखिए कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, तो नींद में भी हो सकता है। इनफैक्ट सबसे मैक्सिमम हार्ट अटैक जो होते हैं दुनिया में वो अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्यों, इसका क्या कारण है? उसका कारण है कि बॉडी में यूजुअली जो बोलते हैं कि बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, तो उसमें जो एड्रेनलिन है वो अर्ली मॉर्निंग में एक एड्रेनलिन ज़्यादा सिक्रीशन होता है बॉडी में, तो उसके कारण क्या मोस्ट लाइकली हार्ट अटैक की रिस्क अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक उस रिस्क को कम करने का सवाल है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं आप उसको कंट्रोल करें। तो अगर आपके डायबिटीज़ हैं तो आप चेष्टा करें कि आपकी ब्लड शुगर को आप अच्छे से अच्छा कंट्रोल मेंटेन कर सकें। ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लें। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तब आप अपनी डाइट इंप्रूव करें, ज़्यादा घी तेल की चीज़ें नहीं खाएं, और अगर फिर भी हाई रहता है कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल को कमाने की दवाई लें। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मेरे हिसाब से बच्चों को स्कूल से पढ़ाई जानी चाहिए वो ये है कि हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड डू। सो हेल्दी ईटिंग का मतलब ये है कि मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलता कि आप ये मत खाओ या वो मत खाओ। मॉडरेशन में सब कुछ ही ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा रिच खाना, ज़्यादा तेल घी का खाना वो नहीं खाना चाहिए। एंड तेल घी का खाना तो सभी खाते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ कि मत खाइए, लेकिन कम खाइए। रेगुलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो खाने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाइए या वेट लिफ्टिंग कीजिए, वो सब की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, हफ्ते में 5 दिन अगर कोई 30 मिनट करके रोज वॉक करता है, सो वो वॉकिंग इज एज गुड एज एनी अदर एक्सरसाइज। एंड जस्ट वॉकिंग करने से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी इम्प्रूव कर जाएगा। आपको अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कंट्रोल भी बेटर होगा। कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में, और जो बॉडी का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है एक्सरसाइजिंग हेल्प्स द स्ट्रेस एज वेल। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग, that is something that everybody should do at starting from the young age, because हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट की आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर हार्ट की आर्टरीज जो पतली हो जाती हैं, वो जो प्रोसेस है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये नहीं कि वो प्रोसेस 50-60 की उम्र के बाद चालू होता है। वो प्रोसेस अगर आप हेल्दी लाइफ नहीं जीते हैं और आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो प्रोसेस बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। तो अर्ली एज से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए जबकि आपके सिम्टम्स आ गए, चेस्ट पेन हो रहा है एक्सर्शन करने से, जो एंजाइना की जैसे मैंने बात की, तो वो अगर सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तब तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। बट साथ साथ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने बताया वो आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, जैसे कि लोगों का खान पान पे, ये जनरली लोग कहते हैं कि मेरे छाती में जलन होती है, ये कॉमन आजकल बीमारी हो गई है सब लोग, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का सिम्टम पे आ जाती है। हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि हार्ट की आर्टरीज में कोई नैरोइंग है, कोई ब्लॉकेज है। बाकी कभी कभी डॉक्टरों के लिए भी ये बोलना, टेस्टिंग वेस्टिंग किए बिना ये बोलना मुश्किल है कि कोई सिम्टम्स हार्ट के हैं कि और चीज़ के हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हार्ट के सिम्टम्स यूजुअली जो एंजाइना के सिम्टम्स है वो एक्सर्शन के कारण होते हैं। चलने से दर्द होता है, बैठने से भी दर्द ठीक हो जाता है। और बाकी हम लोगों का खाना इतना रिच होता है कि जो छाती में जलन या उस तरह के सिम्टम्स पेट की बीमारियों के कारण, एसिड और गैस के कारण भी हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत मुश्किल होता है ये कार्डियक सिम्टम्स और गैस के सिम्टम को डिफ्रेंशिएट करना। तो अगर आपके ऐसे किसी भी पेशेंट के, किसी भी इंसान के अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक डॉक्टर को दिखा के एक चेकअप करवा लें। जैसे ट्रेडमिल टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट करा के देख लें कि वो सिम्टम हार्ट के तो नहीं है। क्योंकि अगर हार्ट के हैं तो आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर चुका है कि उन सिम्टम्स का अच्छा इलाज है, और हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं हार्ट के पेशेंट को जिनको एंजाइना है कि वो दवाइयाँ लेने से उनका हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो बहुत कम किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपने हमें बताई थी कि विदेशों में और हमारे देश में 10 साल का डिफरेंसेस रहती है हार्ट अटैक की। अब जैसे कि आप ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ आए हैं, ये आपका डिब्रूगढ़ का शायद मेरे हिसाब से पहला दौरा है, और आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है, 2 दिन से आप डिब्रूगढ़ में हैं। तो आपको जो ये अपने यहाँ पर जो पेशेंट मिले हैं उसमें आपने क्या देखा कि ये बीमारियाँ क्यों हो रही है, और यहाँ पर क्या कुछ डिफ्रेंशिएट मिला कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में और रेस्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इसका भी एक क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर रहता है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं।
मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना सारा शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन डिब्रूगढ़ में रहा हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ। और इवन इंडिया के बारे में भी मेरी नॉलेज थोड़ी लिमिटेड इसलिए है कि मैं पिछले 14 सालों से इंग्लैंड में ही था। लेकिन इन जनरल ये बोलना मेरे ख्याल से सही होगा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट के, वो तो हर जगह ही सेम रिस्क फैक्टर स्टडी की जरूरत जैसे कल आपने काफ़ी पेशेंट देखे, तो उसमें ज़्यादा कॉमन क्या मिला आपको? मैंने तो देखे सारे के सारे हार्ट पेशेंट ही देखे। ठीक है। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे पेशेंट थे जो कि टिपिकल एंजाइना के सिम्टम्स जिनको चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, और वो दवाइयाँ लेके इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक एक प्रॉपर डायग्नोसिस, जैसे एक एंजियोग्राम हम लोग एक टेस्ट करते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको पिछले हफ्ता हार्ट अटैक हुआ, एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। एक पेशेंट देखा मैंने जो मुझे याद है, जिनको पिछले महीने जनवरी में एक हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने लोकल डॉक्टर को डिब्रूगढ़ में दिखाया, एंड आई मस्ट एडमिट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिला है। दवाइयाँ जो भी मिलनी चाहिए थी हार्ट अटैक के बाद, वो सारी दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन वही पेशेंट अगर इंग्लैंड में होता, या मान लीजिए कैलकाटा में होता और हमारे हॉस्पिटल में अपोलो में आया होता, तो उनको उन दवाइयों के साथ साथ हम एक प्रोसीजर जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, एंजियोग्राम, वो करके देखते कि उनकी हार्ट की आर्टरीज में कहाँ ब्लॉकेज है, और अगर पॉसिबल होता, जो कि मोस्ट केसेस में होता है, तो फिर हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं और बेहतर इलाज कर सकते हैं। हम लोग उस आर्टरी को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एक बलून लगा के और एक मेटल ट्यूब जिसको हम स्टेंट बोलते हैं वो लगा के ओपन करके, जिससे कि उनके फर्दर हार्ट अटैक की रिस्क और कम हो जाए। ऐसा है। अच्छा, ये आप बात कर रहे थे ये एंजियोप्लास्टिक की और एंजियोग्राफी की, तो इसके बारे में आप हमें दर्शकों को बताइए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या लाभ होते हैं। क्योंकि ये भी एक आजकल एंजियोप्लास्टिक एक बहुत बड़ा सेगमेंट आ गया है। लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इसको, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताएं हमें। तो एंजियोग्राम एक तरह का एक टेस्ट है, एक तरह का एक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी इंसान की हार्ट की जो आर्टरीज है, जो हार्ट की नसें हैं, उसमें कहाँ कितनी ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, अबाउट 5-10 मिनट का काम है। अच्छा। लोकल एनेस्थीसिया में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इंडिया में डॉक्टर लोग पाँव से करते हैं। पाँव में हम लोग एक लोकल एनेस्थेटिक दे के एक ट्यूब लगा देते हैं। अच्छा। और मैं अपने प्रोसीजर्स हाथ से भी करता हूँ। आजकल डॉक्टर हाथ से करना चालू किए यहाँ से। हाथ से करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होता है। वो कहीं से भी आप कीजिए, हाथ से या पाँव से, हम एक कैथेटर पास करते हैं अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर ही अंदर वो हार्ट तक जाता है। पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होता कुछ भी, क्योंकि इस हाथ में यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक रहता है। पेशेंट कॉन्शियस है, वो सब कुछ देखता रहता है स्क्रीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं। और फिर वो कैथेटर हम लोग हार्ट पे डाल के एक डाई इंजेक्ट करते हैं हार्ट की आर्टरीज में, हार्ट की नसों में एक डाई इंजेक्ट करके हार्ट की एक्सरे फोटोज़ लेते हैं। अच्छा। तो फोटो लेने से हमको पता चल जाता है कि हार्ट की ये 3 आर्टरी हैं, इस 3 आर्टरी में कहीं कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है तो कितनी ब्लॉकेज है, कितनी टाइप्स है। वो पता करने के बाद देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस ब्लॉकेजेस का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एंजियोग्राम करने के बाद 3 ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट के। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस पेशेंट के लिए दवाइयाँ ही ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो पेशेंट दवाई से ही चला सकता है आगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज़ एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी भी एंजियोग्राम के जैसे ही होती है। वो यहाँ पे ट्यूब डाली हुई होती है, कैथेटर हम पास करते हैं। उसके बाद अगर कोई ब्लॉकेज होती है तो उस ब्लॉकेज में हम लोग एक वायर पास करके क्रॉस करते हैं उस ब्लॉकेज को, और ब्लॉकेज की जगह में एक बलून लगा के बलून को खोल देते हैं। अच्छा। तो उससे वो जो हार्ट की आर्टरी की ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाती है। और फिर वो आर्टरी ओपन रहे उसके लिए हम लोग एक मेटल ट्यूब, एक कॉइल्स तरह की एक चीज़ होती है, उसको स्टेंट बोलते हैं मेटल की, तो वो स्टेंट लगा देते हैं आर्टरी के अंदर, जिससे कि आर्टरी खुली रहे, बाद में बंद नहीं हो और हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाए। तो ये है एंजियोप्लास्टी। तो सेकंड ऑप्शन है एंजियोप्लास्टी। अगर किसी की 3 आर्टरियों में से 1 या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो यूजुअली एंजियोप्लास्टी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर किसी इंसान के तीनों आर्टरी में अगर ब्लॉकेजेस हो, देन सर्जरी इज़ प्रोबेबली द बेस्ट ट्रीटमेंट, बाईपास सर्जरी। अच्छा। तो उस पेशेंट को हम लोग सर्जन्स को रेफ़र कर देते हैं जो बाईपास सर्जरी उनकी करते हैं। तो एंजियोग्राम करने का यही मकसद होता है कि हम डिसाइड कर सकें कि बेस्ट ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट के लिए क्या है। अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जन को भेज देते हैं, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसी टाइम पे तुरंत पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। और अगर लगता है कि नहीं मेडिसिन से काम चल जाएगा तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये जो प्रोसीड्यूर होता है ये क्या मतलब काफ़ी कॉस्टली होता है या एक इसका क्या? हाँ, ये प्रोसीजर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगेन जो हम लोग स्टेंट लगाते हैं वो स्टेंट कई तरह के होते हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज के होते हैं। तो सब तरह के स्टेंट यहाँ पे मिलते हैं, बट बाई एंड लार्ज येस इट्स एन एक्सपेंसिव कॉस्ट। बट आप ये बात हमेशा मत भूलिए कि ह्यूमन लाइफ से एक्सपेंसिव और कुछ नहीं है।
So these procedures जो है they are life saving procedures, स्पेशली जिनको हार्ट अटैक हुआ है या जिनके काफ़ी सीवियर सिम्टम्स है चेस्ट पेन के, एंजाइना के, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर विच कैन सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रोसीजर की कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो तो बात सही है। एक चीज़ और हमें बताइए कि ये कितने दिनों में ये जैसे आदमी रिलीज़ हो जाता है, ये जो आप एंजियोप्लास्ट करते हैं, कितने दिनों का ये प्रोसीड्यूर रहता है? सेम डे अगर पॉसिबल हो तो। सेम डे माने मैं तो अगर हाथ से अगर एंजियोग्राम करता हूँ किसी का तो सुबह एंजियोग्राम करके मैं शाम को छोड़ देता हूँ। पाँव से अगर हम लोग करते हैं तो यूजुअली एक दिन रख लेते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी होती है तो अपोलो हॉस्पिटल का एक पैकेज होता है एंजियोप्लास्टी का, उसमें हम लोग पेशेंट को 3 दिन रखने की परमिशन देते हैं, मैंने 3 दिन हॉस्पिटल स्टे पैकेज में इंक्लूडेड होता है, बट मोस्ट पेशेंट 2 दिन के अंदर घर चले जाते हैं। और मैं अपने केसेस ऑलमोस्ट ऑल केसेस, सारे के सारे केसेस मैं एक दिन सुबह करता हूं। अगर सिर्फ एंजियोग्राम ही हुआ पेशेंट का तो पेशेंट शाम को घर जाता है। अगर एंजियोप्लास्टी हुई तो एक रात में रखता हूं, अगले दिन सुबह सुबह पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता हूं। माने 2 दिन के अंदर आदमी वापस 24 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर चल फिर सकता, मैंने अपने आदमी अपने घर। हाँ, मैंने चलने फिरने की बात तो ये कि अगर एंजियोग्राम हाथ से अगर करें तो पेशेंट थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से जहाँ हम लोग प्रोसीजर करते हैं कैथ लैब से, वहाँ अपने पाँव से चल के अपने बेड तक जा सकता है। अच्छा। डॉक्टर सियोटिया, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने इस हार्ट डिजीज़ के बारे में, इससे रिलेटेड किस तरह से ये होती है और किस तरह से इसका प्रोसीड्यूर है, इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, किस तरह से इसका उपचार हो सकता है, इसके बारे में आपने बताया। अपोलो हॉस्पिटल से आप वहाँ से चलकर आज डिब्रूगढ़ यहाँ आए अपने 2 दिवसीय दौरे पर, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा और किस तरह से आप देखते हैं इसको? संक्षेप में बोलूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। यहाँ के लोगों ने बहुत हमारी खातिर की है, बहुत अच्छे से दे मेड श्योर दैट एवरीथिंग वाज ओके। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा लगा डिब्रूगढ़ आके। फर्स्ट ट्रिप है मेरी डिब्रूगढ़ की। और एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमने यहाँ पे कैंप किया मारवाड़ी आरोग्य भवन हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। काफ़ी सारे पेशेंट्स ने बुकिंग की और हमने 30-40 पेशेंट देखे हैं 2 दिन में, और सारे हार्ट के पेशेंट थे। बहुत अच्छे केसेस थे, पेशेंट्स विद सीरियस हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा। और मुझे यहाँ के ऐसा लगा कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला है डिब्रूगढ़ में, बट हम लोग उनको इन एडिशन टू जो उनको मिल रहा है उसके ऊपर और कुछ ऑफ़र कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट। तो हमने उनसे बात की है कि भाई आपको ये ट्रीटमेंट मिला, आपको हार्ट अटैक हुआ, सही ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो आना चाहें कैलकाटा तो हम लोग उनके लिए एंजियोग्राम करके उनकी हार्ट की आर्टरीज़ की क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वो जान सकते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन एंजियोग्राम में क्या मिलता है, कितनी ब्लॉकेजेज हैं, उसके बाद और आगे का जो उनका ट्रीटमेंट है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी वो उनको ऑफ़र कर सकते हैं। सो हमारे आने का जो पर्पज़ यही था कि यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वो सुविधा हम उनको दे सकें। आज डिब्रूगढ़ इतना बड़ा टाउन है, यहाँ के टाउन के हर एक कार्डियक पेशेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो भागकर कलकत्ता आए, कहीं बाहर इसमें कहीं भी बाहर जाए ये पॉसिबल नहीं है। सो हम अपोलो हॉस्पिटल के जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर रेड्डी, उनका यही एक सपना है, उनकी यही एक विज़न है कि हिंदुस्तान के हर एक इंसान को हम एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। अच्छा। तो आज वो केयर अगर डिब्रूगढ़ में या किसी भी शहर में उपलब्ध नहीं है, जैसा मैंने बताया यहाँ का हर इंसान तो बाहर जा नहीं सकता है, तो हम यहाँ आके उन लोगों को देखते हैं। यही तो ये हमने अभी चालू किया है और हम ये करते रहेंगे, निकट भविष्य में भी आप आते रहेंगे। तो हर 2 महीने में एक ट्रिप हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा। और हम आके तो पर्पज़ यही है कि उन पेशेंट्स को, कार्डियोलॉजी पेशेंट्स को हम देखें और देख के उनको बताएं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इसका क्या बेस्ट इलाज है। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी दवाइयाँ हम चेंज करके या बेहतर दवाइयाँ देके यहीं डिब्रूगढ़ में रह के उनका इलाज किया जा सकता है। उन पेशेंट्स को जिनको की ज़रूरत है कोई माने स्पेशलिस्ट इलाज की जो कि डिब्रूगढ़ में नहीं होता है, उनको हम ये ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई आप अगर चाहें तो आप कैलकाटा आके या कहीं भी जहाँ उनकी इच्छा वहाँ जाके ये इलाज उनके लिए महत्वपूर्ण है तो ये वो कराएं। कुछ इलाज यहाँ हो सकते हैं और कुछ केसेस अगर सीवियर है, हाँ, तो हम लोग उसको वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हार्ट की बात चल रही है, उसकी डिजीज़ के बारे में बात चल रही है। पेसमेकर आजकल एक कॉमन वर्ड हो गया है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों को पेसमेकर के बारे में बताएं। पेसमेकर बेसिकली एक
छोटा सा एक डिवाइस है, कार्डियक डिवाइस है। वो हम लोग यहाँ मैंने जो कंधे की जो ये बोन होती है इसके नीचे स्किन के अंदर एक लोकल एनेस्थेटिक में एक इंसिजन देते हैं और एक स्किन के अंदर एक पॉकेट बना के उसको डाल देते हैं। और वो पेस मेकर में एक वायर होता है जो कि ऑल द वे अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर ही अंदर हार्ट तक जाता है। अच्छा। और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल रिदम है उसको मॉनिटर करता है। बहुत लोग जैसे हमारे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हार्ट बीट करता है 60 से 80 बार हर मिनट। तो वो हार्ट जो बीट कर रहा है उसके लिए हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली हार्ट में रहती है और उसको हार्ट को किसी और डिवाइस की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हार्ट की जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं समझ लीजिए वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एज फैक्टर में ज़्यादा, ये यूजुअली एज रिलेटेड होता है, कभी कभी यंग एज में भी हो जाता है, बट यूजुअली ज़्यादा एज के लोगों में ही जाके होता है वो। तो जब वो हार्ट की अपनी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर कमज़ोर हो जाए तो उससे क्या होता है कि अपने हार्ट रेट अगर या तो स्लो हो जाती है या कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है करीब 2-4-5 सेकंड के लिए। तो उससे क्या होता है आदमी को चक्कर आ सकता है या आदमी बेहोश होकर गिर सकता है। तो उन लोगों को हम ये पेसमेकर बोल के ये डिवाइस है ये लगा देते हैं, तो वो हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी देती रहती है जिससे कि हार्ट चलता रहे, बंद नहीं हो, वो कभी बेहोश नहीं हो, उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो, कभी चक्कर नहीं आए। तो अगर एक बार अगर पेसमेकर लगा देते हैं तो लाइफ टाइम रह जाता है कि ना, उसका भी कुछ? हाँ, पेसमेकर लाइफ टाइम ही रहता है, लेकिन ये पेसमेकर बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो पेसमेकर में एक बैटरी होती है। अच्छा। तो बैटरी करीब 7-8-10 साल तक चलती है। अच्छा। उसके बाद वो बैटरी रिप्लेस कर दी जाती है। तो इजी, उसका भी इजी एकदम सिंपल प्रोसीजर है। अगेन लोकल एनेस्थीसिया में होता है, 15 मिनट का काम है। तो जिसको भी पेसमेकर लगा होता है वो हर साल पेसमेकर की उसकी चेक होती है। पेसमेकर जो जिस कंपनी का पेसमेकर होता है उसके लोग आके पेसमेकर एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी बैटरी कितनी है वो असेस करते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ कब इस पेसमेकर की बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो जब उनको पता चलता है तो बैटरी ख़त्म होने के पहले ही वो पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि भाई आपकी बैटरी पिछले नेक्स्ट 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो अब आप चेंज कर लीजिए। तो फिर वो पेशेंट बैटरी चेंज करा लेता है। और वो जो बैटरी जो चेंज होती है वो फ्री दी जाती है, जो भी कंपनी लगाती है, जो भी तो एक बार आपने पेसमेकर लगा लिया तो उसके बाद कितना भी पेसमेकर आपको लगे, यूजुअली लोगों को 1 या 2 पेसमेकर ही लगते हैं लाइफ में। अच्छा। बट वो कंपनी सेकंड पेसमेकर फ्री देती है। साहब आपने हार्ट के डिजीज़ के बारे में हम लोगों को बताया, हम लोग काफ़ी इसके बारे में जाने और किस तरह से इसको रोका जा सकता है और इसके क्या क्या उपचार हैं। और आने वाले दिनों में आप, जैसा कि आपने कहा कि आप हर 2 महीने के अंतराल पे यहाँ पर आएंगे, तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी सेवाएं से यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। चलते चलते मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एक आदमी को लाइफ में फिट रहने के लिए, निश्चय आपने पहले भी कहा कि एक्सरसाइज इज़ द मेन थिंग, फिर भी चलते चलते हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि एक आदमी को फिट रहने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ईट हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए। सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है देखिए, बट उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके कि स्ट्रेस के कारण अपना शरीर ख़राब नहीं करे। स्मोकिंग नहीं करे। इंडिया में मैं देखा हूँ कि मसाला जर्दा खाने की बहुत प्रचलन है, तो जर्दा से भी ये बीमारियाँ होती हैं, तो उसको अवॉइड करें। और स्पेशली जिन लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री ख़राब है या उसको डायबिटीज़ है या प्रेशर है, तो उन लोगों को और ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। और यही जो मैंने चीज़ें बताई, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्मोकिंग नहीं करना, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये थे डॉक्टर रंजन सेठिया, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ डिब्रूगढ़ में आए थे और हार्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट है, यूँ कहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट है ये। आने वाले दिनों में भी इनकी सेवाएं डिब्रूगढ़ में मिलती रहेगी। हर 2 महीने के अंतराल में ये डिब्रूगढ़ में आकर अपने क्षेत्र में जो इनके स्पेशलिस्ट है उनकी बीमारियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।